हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनेडा मैट्रिक। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके मन में आ सकते हैं अगर आप अपने बच्चे के साथ में आ रहे हैं कनाडा एज अ इमिग्रेंट, क्योंकि बच्चों से जुड़ी है उनकी एजुकेशन और हमें जानना है कि किस तरीके से बच्चे अपने यहाँ पर एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। नया देश है, नई तरीके की प्रोसीजर्स होंगे, तो उन सभी पॉसिबल क्वेश्चंस और उन क्यूरियोसिटी के आंसर्स के लिए मैंने बनाया है क्वेश्चन एंड आंसर video round wherein I am going to answer most of the questions that might pop up in your mind as a parent related to the education or the studies of your child. Let's get started. ऑल राइट, सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आप यहाँ पर आकर मिड सेशन में भी एडमिशन करवा सकते हैं? तो उसका आंसर है येस, आप करवा सकते हैं। आपकी अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जब भी कनाडा आ रहे हैं, आप तब ही अपने आसपास जो भी आपका स्कूल है, अपनी रेजिडेंस के आसपास जो कि स्कूल आपको अलोकेटेड है, आप वहाँ जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि जो कैनेडियन स्कूल का सेशन है वो सितंबर से जून होता है, बट इन बिटवीन कभी भी आप आएंगे तो आपको एडमिशन से डिनाई नहीं किया जाएगा और आपको लगभग उसी क्लास में एडमिशन मिल जाता है जिस क्लास में आप अपनी होम कंट्री में होते हैं, यानी कि आपका चाइल्ड। जैसे कि मेरी डॉटर जब हम यहाँ पर आए थे, शी वॉज इन 3rd ग्रेड इन बैक होम कंट्री, और यहाँ पर आकर भी उसको 3rd ग्रेड में ही एडमिशन मिला था। हालांकि वो 3rd ग्रेड थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर जो सेशन है वो जून में एंड हो जाता है और हमारे यहाँ पर लगभग मार्च या अप्रैल तक वाइंड अप हो जाता है। मार्च में ही करेंगे हम, वाइंड अप हो जाता है, अप्रैल में हम न्यू सेशन में चले जाते हैं। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जून तक ये सेशन चलता है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द एडमिशन नो मैटर व्हाट टाइम यू आर लैंडिंग हियर। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसीजर। सो एडमिशन प्रोसीजर यहाँ का काफ़ी सिंपल है। बस आपको करना क्या है कि अपने आसपास में आपकी लोकेलिटी में जो आपकी लोकेलिटी के लिए अलोकेटेड स्कूल है उसमें आपको या तो इन पर्सन आप जा सकते हैं या फिर मेल एड्रेस आप वेबसाइट पर सर्च करके इंक्वायरी कर सकते हैं एंड अपनी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं कि हम यहाँ पर न्यू इमिग्रेंट हैं, हमारी ये जो वार्ड है या फिर जो चाइल्ड है इसको एडमिशन हमने यहाँ पे करवाना है। और साथ ही में आप अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख सकते हैं जिससे कि आपके एडमिशन की प्रोसेस बहुत स्मूथली डन हो जाएगी। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एड्रेस प्रूफ, क्योंकि यहाँ का जो स्कूल एलोकेशन है डिपेंड करता है आपकी पिन कोड पर, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो एलोकेटेड है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है लगाना वो है इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड। उसके अलावा जो तीसरा आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, COPR हो सकता है, PR कार्ड आ गया है तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पास में जो चौथा डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है वो है रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम दी प्रीवियस स्कूल। आप जहाँ पढ़ रहे थे, आपके बच्चा जहाँ पर पढ़ रहा था उस स्कूल से आपको रिपोर्ट कार्ड लेना है। अगर वो मिड में आ रहे हैं तो मिड से लेकर आइएगा। जब भी वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का आप ले सकते हैं अगर समेटिव नहीं हुआ है तो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका TC, जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके साथ में आप अपनी मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड आई एम श्योर दैट देयर इज़ नथिंग एल्स बीइंग रिक्वायर्ड बाय द स्कूल। ऑल्सो आई विल बी listing out all the possible documents that can be asked by the school in the description. And along with एक और क्वेरी है जो उसके साथ में ही चलती है, वो क्या कि एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है क्या? सो यहाँ आने से पहले आई वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल अबाउट इट एंड आई हर्ड बाय पीपल दैट यहाँ पे एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस देयर वॉज नो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंड ऑल्सो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि एडमिशन डिनाई होगा। इट्स जस्ट दे वांटेड टू नो मे बी द लेवल। हाउएवर रिपोर्ट कार्ड जो आपका है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सब्सटीट्यूशन है, क्योंकि वो आपकी क्रेडेंशियल्स, आपके बच्चे के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके बारे में बात करेगा। ऑल्दो इट डजंट मैटर अ लॉट ओवर हियर। Now the third question,
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरे बच्चे को जो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, वो बोलनी अच्छे से नहीं आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है, और फ्रेंच भी तो बिल्कुल ही नहीं आती है, राइट। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे हमने फ्रेंच नहीं पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, बट हम बहुत फ्लुएंट नहीं होते हैं। तो क्या भी परेशानियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, क्या एडमिशन में कोई दिक्कत आएगी या कोई कुछ और हर्डल्स हमारे सामने आ सकती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम ओवर हेयर, बिकॉज आपसे पूछा जरूर जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो लैंग्वेज कौन कौन सी समझता है, सो दैट कि अगर उसको असिस्टेंस की ज़रूरत है, लेट्स से देयर इज़ अ किड, है ना, जिसको ना ही इंग्लिश आती है ना ही फ्रेंच आती है, ओनली मदर टंग आती है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोविज़न है मदर टंग असिस्टेंट का इन दी स्कूल्स, जो आपके बच्चे की अगर लैंग्वेज बैरियर है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर बहुत लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, बट आई हैव बीन टू दी JK क्लासेस वेयर जूनियर किंडरगार्टन एंड सीनियर किंडरगार्टन, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है इंग्लिश लैंग्वेज, देन ऑल्सो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ देयर लर्निंग फेज, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न, एंड द एजुकेशन system is very cooperative, very supportive, so language is not at all a barrier. एंड अलॉन्ग विद मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि हमें लगता है कि बच्चे फिर कैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, तो ये प्रोसेस ये जो ट्रांजिशन है जिसके लिए आप वरिड है, बहुत स्मूथ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बच्चा कब इंग्लिश में बोलने लग जाएगा, इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल। व्हाई इट हैपन्स, बिकॉज जो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, वो अगर हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन हमारे एनवायरनमेंट से हो रही होती है, आई मीन द एनवायरनमेंट इज़ गिविंग यू दैट पावर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, तो उसके साथ में लैंग्वेज हम बहुत जल्दी लर्न करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही जल्दी उसको उन पे ग्रिप बनाते हैं। उनका लैंग्वेज एक्विजिशन का जो पावर है हम बड़े लोगों से, एडल्ट से ज़्यादा है, सो बिल्कुल भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कोई इशू नहीं है, बड़े हैं उनको भी कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे करके बच्चा अपनी पेस में आ जाता है, एंड इनिशियल फेज में उनको बहुत असिस्टेंस दिया जाता है। अगर वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक ESL यानी कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज का भी प्रोविज़न होता है, जिससे कि वो लैंग्वेज में अपनी प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बाइंग द बुक्स, क्योंकि हम लोग को आदत है बुक्स बाय करने की। अपनी होम कंट्री में हम हर बार अपने बच्चों के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग बुक्स, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को बाय करते हैं, प्लस उनके लिए कुछ नोटबुक्स भी बाय करते हैं, स्टेशनरी बाय करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे जो है अपने स्कूल बैग में बिना किसी बुक के जाते हैं, बिना किसी नोटबुक एंड इवन बिना स्टेशनरी के जाते हैं, दे जस्ट टेक द लंच बॉक्स अलॉन्ग। क्योंकि यहाँ जो स्कूल सिस्टम है या जो एजुकेशन सिस्टम है वो एम्फसाइज करता है लर्निंग बाय डूइंग को, एंड ऑल द स्ट्रैटेजीज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द टीचर। यहाँ पे होम टीचर का कॉन्सेप्ट है। होम टीचर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही टीचर है जो कि आपके क्लास में ऑलमोस्ट, जो आई एम टॉकिंग अप टिल मिडिल लेवल, जहाँ पे एक टीचर ही ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को टीच करता है, तो होम रूम टीचर उसको कहते हैं। तो उसमें टीचर के पास में जो यहाँ का क्लासरूम्स होता है, वहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इवन आपके बच्चे के लिए वो स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे, नोटबुक्स जिस भी तरीके की वो लोग यूज़ करवाना चाहते हैं वो करवाएंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बच्चे काम करते हैं। सो दे बेसिकली दे एम्फसाइज ऑन लर्निंग बाय डूइंग, सो देयर इज़ नो एज सच रिक्वायरमेंट बीइंग प्लेस्ड बाय द स्टूडेंट फॉर द बुक्स, एंड दे डू नॉट इवन नो दैट के बुक्स क्या होती हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई एक तरीके की बुक होती है क्या नहीं होती है। सो वो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं और लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, लर्निंग बाय फन करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स पर काम कर रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे लर्न, सो इट्स डिफरेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चों को यहाँ पर डेली बेसिस पे होमवर्क मिलता है। कई पेरेंट्स बड़े स्केप्टिकल हो सकते हैं, मे बी, है ना, कि हम अपने बच्चों का कैसे होमवर्क करवाएंगे अगर हमें डेली करके होमवर्क मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे होमवर्क नहीं मिलता है स्कूल्स में। ज़्यादातर ये काम अपना बच्चे स्कूल में ही करते हैं,
रेयर ऑफ रेयरेस्ट दे गेट समटाइम्स सम रीडिंग असाइनमेंट जिसमें उनको जस्ट रीड करना है, और मे बी द राइटिंग असाइनमेंट्स। इसके अलावा मैंने एक पूरे साल में अपने बच्चों से रिलेटेड कभी कोई होमवर्क नहीं देखा है। सो आई एम श्योर कि नहीं है। और चूँकि आई एम इन दी academic settings now, so I understand कि यहाँ पे जो होमवर्क है वो लेटर ऑन, और उसे होमवर्क नहीं असाइनमेंट कहते हैं रादर, वो भी बड़ी बड़ी क्लासेस जो होती जाती हैं तब मिलता है थोड़े थोड़े असाइनमेंट्स रिलेटेड, सो दैट कि बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। वो भी लेटर स्टेज में, मिडिल स्कूल के बाद मिलना शुरू होता है। सो अर्ली स्कूल में तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ होमवर्क एज सच, द स्टूडेंट जस्ट डू देयर वर्क इन द स्कूल। So the next question is related to participation in the co-curricular activities और extra curricular activities, है ना। So हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और बच्चे केवल एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हम जिनको कहते हैं रादर, उसमें पार्टिसिपेट करें। सो व्हाट आई हैव experience so far as with my kids, that they do it quite naturally. They do not emphasize upon it. Like my daughter has never been into the singing, right? But when she was in India, but I do not know, all of a sudden she said that I am now mama, I'm participating into a choir. So I said, but you never sung anyway, I never knew that. So she said that yeah, I just felt like I should take participation into this. So there are many types of activity. Kids just do it without being a lot of speculations, if you know it, if you do not know it. जिमिंग है, बहुत सारी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, गार्डनिंग है। सो आप इवन स्टिचिंग का एक क्लब है ना, ब्रेसलेट मेकिंग होती है। सो बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, लैंग्वेज क्लब्स है। यू कैन जस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट क्लब और बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। आप इवन मिड सीजन में भी आ रहे हैं तभी भी आप किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कि आपके इंटरेस्ट की, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डांसिंग है, सिंगिंग है, many there are many. So I don't think there is any problem in that. So yeah. Okay, so there is another concern, there might be another concern with the parents, which is about the special kids or the kids with disability. सो यहाँ पर जो क्लासरूम्स हैं वो इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम्स का मतलब है कि जो स्पेशल नीड्स के भी बच्चे हैं या डिसेबल बच्चे हैं वो भी जो स्पेशल किड्स नहीं है या जो जनरल क्लासरूम्स हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। हाउएवर स्पेशल उन लोगों पर एम्फसाइज है, उनकी अलग से उनके लिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं। और आई हैव सीन दैट देयर इज़ अ डेडिकेटेड इंक्लूसिव रूम फॉर स्पेशल नीड्स पीपल। सो आई थिंक वो इंक्लूसिव भी हैं जनरल उसके साथ में, क्लासरूम के साथ में, बट साथ साथ में उनकी अपनी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग भी उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल ट्रीटमेंट, बट द ट्रीटमेंट मीन्स हाउ दे शुड बी टॉट about some basic life skills. So it's a good type of environment. यहाँ पर भी स्पेशल नीड्स के टीचर अलग से होते हैं जो उनके लिए उनकी देख रेख करते हैं। सो बेसिकली आई डोंट थिंक कि अगर कोई स्पेशल नीड का किड है उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज क्लासरूम्स हैं और जो स्कूल्स हैं वो इंक्लूसिव हैं और वेलकमिंग। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि मैंने लगभग उन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है जो कि पॉसिबली किसी के भी मन में आ सकते हैं अगर आप कंसर्न है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए यहाँ पर एज अ न्यू इमिग्रेंट। सो अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप मुझे राइट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।